तो दोस्तों, एक बार फिर से रेडी हो जाइए इमोशंस, सस्पेंस और जुनून के एक और धमाकेदार एपिसोड के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है ना, वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि यार ये कहानी थोड़ा ऊपर से जा रही है, तो भाई सीधा जाओ प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून और शुरू से देखो, वरना आधा मज़ा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो अब दिल संभाल लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 11। समुद्र का किनारा, ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थी। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी और उन लहरों के बीच मन्नत दौड़ रही थी। उसके लंबे घने बाल हवा में बिखर रहे थे, चेहरे पर मासूम मुस्कान, आंखों में चमक। पकड़ कर दिखाइए मुझे, वो हंसते हुए पीछे मुड़कर बोली। उसकी हंसी समुद्र की आवाज़ से भी ज़्यादा गूंज रही थी। पीछे वेदांश उसके पीछे भाग रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ मन्नत पर टिकी थी। जान, मुझसे बच नहीं सकती हैं आप, वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। चुपचाप मेरे पास आ जाइए, वरना अगर मैंने पकड़ लिया ना तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मन्नत खिलखिलाकर हंसी। मैं पनिशमेंट से नहीं डरती हूँ वी, वो शरारत से बोली। मैं तो आपके जुनून से डरती हूँ, और ऐसे भी पनिशमेंट देने के लिए पहले पकड़कर तो दिखाइए मुझे। दोनों के बीच की दूरी जैसे प्यार से भरी एक डोर थी। एक पल में वह सीन धुंधला होने लगा। मन्नत के बंद पलकों के नीचे उसकी आंखें तेजी से हिल रही थी। उसका अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कॉन्शियस में आने की कोशिश कर रहा था। माथों पर हल्का पसीना उभर आया। वह उस लड़के का चेहरा देखना चाह रही थी बार बार, लेकिन हर बार वो सिर्फ खुद को ही देख पा रही थी। ये मैं हूँ, उसके अंदर कहीं सवाल उठा। और तभी अचानक उसके दिमाग के एक अंधेरे कोने में दूसरा सीन कौंधा। एक मंदिर, घंटियों की आवाज़, दियों की रोशनी, अगरबत्ती की खुशबू, और उस बीच में मन्नत। वह मंदिर के सामने खड़ी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ माँ, वह चीखते हुए बोली। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ माता रानी, मैं अपने वी को नहीं भूल सकती। उसकी आवाज़ काँप रही थी, हर शब्द दर्द से भरा था। मेरी यादाश्त चली जाए, मुझे मंजूर है, वह रोते हुए बोली। लेकिन मेरा एहसास, मेरा वी, उनका प्यार, उनका नाम मैं नहीं भूल सकती। वो धीरे धीरे घुटने के बल बैठ गई, हाथ जोड़ लिए। आंसू लगातार गिर रहे थे। अगर ऐसा हुआ ना माता रानी, उसने टूटती आवाज़ में कहा, तो मन्नत जिंदा नहीं रहेगी। उसकी सांसें बेकाबू हो गई थी। मेरी हर सांस वी के नाम से चलती है, वह रोते हुए बोली। और मेरे एहसास से मेरे वी जिंदा है। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। हम अलग हो गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन कुछ ही घंटों में मेरी यादाश्त भी चली जाएगी। उसने माथा जमीन पर झुका दिया। प्लीज़ माता रानी, उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मेरे वी को मेरे अंदर से मत मिटाना, वरना मन्नत मर जाएगी। मंदिर में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। हर आंसू उसके प्यार की गवाही दे रहे थे। और उसी पल वर्तमान में मन्नत की बंद आंखों से एक आंसू निकलकर धीरे से उसके गाल पर बह गए, जैसे उसका दिल अब भी वी को छोड़ने को रेडी नहीं था। तभी अचानक मन्नत की बंद पलकों के नीचे उसकी आई बॉल और भी तेजी से घूमने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ पैर हल्के हल्के कांपने लगे। उसका पूरा शरीर जैसे उस याद को झेल नहीं पा रहा था। मंदिर में मन्नत घुटने के बल बैठी थी, हाथ जुड़े हुए, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्लीज़ माता रानी, वह टूटती आवाज़ में गुहार लगा रही थी। और तभी अचानक उसके पीछे किसी की परछाई उभरी। एक नकाबपोश, पूरा काले कपड़ों में लिपटा हुआ, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थी। वो धीरे धीरे झुका और मन्नत के बिल्कुल पास आ गया। इतना पास कि उसकी सांसें मन्नत के कानों को छूने लगी। फिर उसकी ठंडी खतरनाक आवाज़ मन्नत की कानों में गूंजी। तुम्हें वी को ही तो भुलाना है। मन्नत का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। उसकी सांस अटक गई और इसलिए वो फिर आवाज़ गूंजी। तुम्हारी यादाश्त जा रही है,
मन्नत की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। दिल जैसे चीखना चाह रहा था। तुम्हारे जेहन से उसका नाम, उसका एहसास, वो फुसफुसाया, सब मिट जाएगा हमेशा के लिए। मन्नत ने सिर हिलाया जैसे वह इस सच को ठुकराना चाहती हो। नहीं, उसके होठ कांपे, नकाबपोश की आंखों में खतरनाक चमक उभरी, क्योंकि वह और करीब झुकते हुए बोला, अभी अभी जो ड्रग्स तुम्हें दिए गए हैं। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। वह तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लेगा। मन्नत का दिल जैसे वही टूट गया। उसकी उंगलियां जमीन को कसकर पकड़ ली। तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगी। कुछ ही देर में तुमसे तुम्हारी सारी यादें मिट जाएगी। तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगी। वो धीमे धीमे बोला, ना खुद को, ना अपने वी को। नहीं, मन्नत की चीख अंदर ही अंदर टूट गई। आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। उसका दिल माता रानी से गुहार लगा रहा था, ऐसा मत होने देना माँ, प्लीज़। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वेदांत से दूर जाकर, उससे अलग होकर, उसे अपने कसम में बांधकर वो समझ गई थी कि यह सब जाल था उसे उसके वेदांत से दूर करने का, जिसमें वह पूरी तरह से फंस चुकी थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो खुद ही उस रास्ते पर आ गई थी जहां अब उसका वजूद मिटने वाला था। नकाबपोश उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें खतरनाक चमक से भरी हुई थी। हालांकि चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून था वो किसी जीत की खुशी जैसा था, जैसे वो यही चाहता था। मन्नत की सांसें टूटने लगी। उसका दिल आखिरी बार चीखा, वी, और झटके से वो वर्तमान में लौट कर आ गई। वह उठकर बेड पर बैठ गई। उसकी सांसें बेकाबू थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ अब भी थर थर काँप रहे थे। आंखों में डर, खौफ और गहरा उलझाव भरा हुआ था। उसने कसकर बेड की चादर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसने क्या देखा, क्या वो सपना या कोई यादें। कुछ सेकंड वो बस ऐसे ही बैठी रही, बिल्कुल जड़, जैसे शरीर यहाँ हो लेकिन दिमाग कहीं और अटक गया हो। फिर धीरे धीरे उसके होठ कांपे। कौन कौन थे वे लोग? उसकी आवाज़ बहुत धीमी टूटी हुई थी। मंदिर में वे लोग कौन थे? उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं ही थी ना वहाँ। मैं किससे चिढ़ा रही थी? वो लड़का जिसे मैं पकड़ कर दिखाइए कह रही थी, वह कौन था? उसने खुद से सवाल पूछे। मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं दिखा? उसकी आंखों के सामने वही सीन घूमने लगा। समुद्र, भागती हुई वह मंदिर, आंसू और वो नकाबपोश। उसकी सांसें फिर तेज हो गई। अचानक उसका हाथ अपने बालों पर गया। उसने अपने छोटे बालों को छुआ और एक झटका सा लगा। मेरे बाल? उसकी आंखें फैल गई। क्या मेरे बाल लंबे थे? उसकी आवाज़ में साफ डर था। फिर ये छोटे कैसे हो गए? उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। और वो मंदिर? उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैं माता रानी से क्या मांग रही थी? उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। किसे नहीं भूल सकती थी मैं? किसने मेरा वजूद मिटा दिया? कौन थे वो लोग? उसकी आवाज़ अब काँप रही थी। हजारों करोड़ों सवाल उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहे थे, जिसका जवाब उसके पास नहीं थे। वह बेचारी बेबस होकर कमरे की दीवारों को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक ऐसी किताब है जिसके आधे पन्ने जल चुके हैं और बाकी के पन्ने किसी अजनबी भाषा में लिखे हैं। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू लुढ़क पड़े। क्या मैं वाकई पागल हो रही हूँ या ये सब सच है माता रानी? उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और अगले ही पल वह फुट फुट कर रोने लगी। क्यों? उसकी आवाज़ टूट रही थी। क्यों मेरी यादें मुझे याद नहीं आती? क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी सांसें बिखर चुकी थी। 3 साल, वह रोते हुए बोली। इन 3 सालों में मुझे कुछ भी याद नहीं आया और मैंने भी कभी कोशिश नहीं की। जब भी कोशिश करती मेरा सिर फटने लगता। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी यादाश्त कैसे गई। उसकी उंगलियां अपने बालों में कस गई। अम्मू ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पाती थी। तो फिर अब क्यों ये धुंधली तस्वीरें मेरा पीछा कर रही हैं? उसने अपने आंसू भरे चेहरे को ऊपर उठाया और आज तो मैंने खुद को देखा।
उसकी आंखों में डर साफ उतर आया। तो क्या सपना है या मेरी सच्ची यादें हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यहाँ आते ही ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। अचानक वह चुप हो गई। उसने चारों तरफ देखा। एक आलीशान कमरे में थी। वो झटके से बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसे याद आया कि वह कुछ देर पहले वेदांश के सामने खड़ी थी। वो धीरे से बुदबुदाई, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने बॉस को देखकर बेहोश हो गई थी। कोई अपनी बॉस को देखकर ऐसे कैसे गिर सकता है? वेदांश का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने फिर से कौंध गया। उसकी रूह कांप उठी। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू क्यों गिरे? मेरा दिल घोड़े की तरह क्यों भाग रहा था? क्या कुछ कनेक्शन है मेरा उनके साथ? वो अचानक फर्श पर ही ढेर हो गई और अपना सिर पकड़कर चीखने लगी। वो पागलों की तरह अपना माथा पीटने लगी। नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई यादें, नहीं चाहिए माता रानी, मुझे कुछ याद नहीं करना, कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं पागल हो जाऊंगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी सांसें बिखर चुकी थी। मुझे कोई एहसास नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं यहाँ सिर्फ अपनी नौकरी के लिए आई हूँ। मेरे लिए बस मेरी नौकरी जरूरी है, मेरी यादें नहीं। नहीं चाहिए मुझे। सब झूठ है, सब भ्रम है। वह एक बार फिर झूठ भ्रम की जाल में फंस चुकी थी। जिसे वो सपना भ्रम समझ रही थी, यही उसकी सबसे बड़ी हकीकत थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। उसका दिमाग उस हाई लेवल ड्रग के असर में था। वो ड्रग इतना घातक था कि अगर यादें जबरदस्ती वापस लाने की कोशिश की गई तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता था। यादें तभी लौट सकती थी जब उसका शरीर और उसका मन उन्हें कुदरती तौर पर स्वीकार करने के लिए रेडी हो। जबरदस्ती याद करना उसके लिए मौत के बराबर था। वह बेड के किनारे बैठ गई, अपने पैरों को मोड़कर उन पर ही अपना सिर टिकाकर कुछ देर तक बिल्कुल उसी तरह चुप बैठी रही। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे, क्योंकि अब आंसू भी क्या करते जब उसे खुद ही नहीं पता था कि उसका वजूद क्या है। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकेंड उसके लिए बोझ बन चुका था। उसकी पलकें धीरे धीरे फिर से बंद होने लगी। जैसे ही वो कुछ याद करने की कोशिश करती या अतीत की कोई धुंधली तस्वीरें सामने आती, उसका सिर अपने आप भारी होने लगता। लेकिन इस बार पलकें पूरी तरह बंद होने से पहले ही उसके होठों से एक नाम फिसल गया, वी। और उसी पल उसकी आंखें झटके से खुल गई। उसने तेजी से सांस भरी, जैसे डूबते डूबते खुद को बाहर खींच लिया हो। ये कौन है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये कैसा नाम है, वी? उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। मैं माता रानी से इसी नाम के लिए गुहार लगा रही थी। उसकी आंखें फैल गई। मैं अपने वी से अलग हो गई? कैसे? क्यों? उसने अपने बालों को कसकर फिर पकड़ लिया। ये वी कौन है? कहाँ है? उसकी आवाज़ में अब दर्द के साथ गुस्सा भी घुल गया। यदि वो हैं तो उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अचानक वो खुद ही रुक गई। उसके दिमाग में एक और सवाल आया, या शायद उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। शायद हमारे बीच सब खत्म हो चुका हो, इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश ना की हो। आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपना सिर झटका। नहीं सोचना मुझे ये सब। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी के लिए आई हूँ। मेरे लिए बस मेरा काम मायने रखता है। मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। उसकी उंगलियाँ काँप रही थी, क्योंकि मुझे जीना है। उसकी आवाज़ टूट गई। अगर मैंने अपनी यादें वापस लाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी, और मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है। और ये कहते ही वो एक बार फिर फुट फुट कर रोने लगी। उसका दिल, उसका दिमाग और उसकी किस्मत तीनों अलग अलग दिशाओं में खड़े थे। वो खुद को यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे किसी भी वी की ज़रूरत नहीं है, पर उसका दिल जानता था कि बिना उस एहसास के वो एक चलती फिरती लाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कबीर के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। लूना और शिव दोनों नजरें झुकाए खड़े थे। कबीर ने गहरी भारी आवाज़ में पूछा, लूना साफ साफ बताओ, मन्नू के साथ क्या हुआ है और ये सब क्या चल रहा है?
वो आपके साथ क्या कर रही हैं? माहौल अचानक भारी हो गया। लूना ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। किंग उनसे उदयपुर में मिले थे और किंग को पहले से ही सब पता था। कबीर और मयंक दोनों चौंक गए। लूना आगे बोली, जब वो मिली तो हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। तब पता चला कि उनकी 3 साल की यादें चली गई हैं। वो एक पल खामोश रही, लेकिन लूना की आवाज़ धीमी हो गई। हम अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हैं, यादें सच में गई है या वो सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं। एक्टिंग? कबीर की आवाज़ ऊंची हो गई। मनु ऐसा क्यों करेंगी? लूना ने सिर झुका लिया। बॉस, यही तो हमें नहीं पता है। और एक बात और, वो जिनके पास थी वो अमृता थी। यह सुनते ही कबीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? अमृता के पास? मयंक भी चौंक गया। ये कैसे पॉसिबल है? शिव ने धीमे से कहा, यही तो सवाल है बॉस। अगर उनकी यादें चली गई थी तो वो सीधा अमृता के पास कैसे पहुंची? और उन्हें अपना नाम कैसे याद है? मान भी लिया कि अमृता ने उन्हें नाम बताया होगा तो क्या बाकी बातें भी तो बताई होंगी, या कुछ बहुत ज़्यादा छुपाया गया है? कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर की मुठ्ठियाँ कस गई। मनु एक्टिंग क्यों करेगी? उसकी आवाज़ में दर्द था, टूटन था। लूना ने गहरी सांस ली और बोली, हमें नहीं पता है बॉस, लेकिन हमें ये जरूर पता लगाना है कि सच क्या है। और एक बात और बॉस, किंग के फैसले पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। फिलहाल हमें मान लेना होगा कि उनकी यादें सच में चली गई है और हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। कबीर का चेहरा कस गया। उसने दबी आवाज़ में कहा, वेद को मनु मिल गई थी और उसने मुझे बताया तक नहीं। कल भी जब मैंने उन्हें ढूंढने की बात करा था तभी वो चुप रहा। शिव हल्का सा मुस्कुराया और कहा, किंग आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे, वो आपको खुश देखना चाहते थे। कबीर का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। वहीं मयंक ने सिर पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वेद के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर सच में यादें चली गई है तो हम मनु को सब कुछ याद दिला सकते हैं। लूना ने तुरंत रोका, नहीं बॉस। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने धीरे लेकिन सख्ती से कहा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम अभी तक कंफर्म नहीं हैं और जब तक सच सामने नहीं आता कोई भी जल्दबाजी सब कुछ खराब कर सकती है। इसलिए प्लीज़ जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लूना की बातें ने कमरे में एक बार फिर सन्नाटा ला दिया था। वहीं मन्नत ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर के सारे दर्द को बाहर निकाल देना चाहती हो। उसके चेहरे पर एक फीकी मगर दृढ़ मुस्कान आई। मुझे बस नौकरी चाहिए, फिलहाल के लिए बस यही सच है। माता रानी अगर यहाँ तक लाई हैं तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगी। उसने जल्दी से अपने आंखों के आंसू पोंछे। कमरे के कोने में उसे वॉशरूम दिखाई दिया। वह अंदर गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी और पलकों पर हल्की सूजन थी। उसने ठंडे पानी के छींटे मारे और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। पता नहीं बॉस क्या सोच रहे होंगे। रायता तो मैं पहले ही फैला चुकी हूँ। ऊपर से मैंने उन्हें सैंडल उठाकर मारने वाली थी। वो खुद ही बुदबुदाई, अब बस शांति से इंटरव्यू देना है और यह नौकरी पानी है। मन्नत फोकस। वो कमरे से बाहर निकली पर उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। उसने धीरे से भारी दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखते ही खुद को उसी आलीशान केबिन में पाया, पर वहाँ सन्नाटा था। वेदांश वहाँ नहीं था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कहीं वो नाराज़ होकर चले तो नहीं गए? क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी अजीब हूँ। इंटरव्यू से पहले ही बेहोश हो गई। उसकी धड़कनें फिर से तेज़ होने लगी। वह एहसास फिर से उसके अंदर जाग रहा था, पर इस बार उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसने ठान लिया था कि अब वह भावनाओं में नहीं बहेगी। उसने गहरी सांस लेकर केबिन को निहारा। इतना बड़ा केबिन और सन्नाटा ऐसा कि जैसे सब कुछ उसके आने का इंतजार कर रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां हवा में कांप रही थी। अचानक उसकी नज़रें एक डेस्क पर जाकर टिक गई, जो केबिन के कोनों में एक खास जगह पर रखी थी। जैसे वह डेस्क के पास पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पे एक नेम प्लेट रखी थी, मिस मन्नत। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। मिस मन्नत, वह बुदबुदाई। यह नेम प्लेट यहाँ क्या कर रही है? क्या मेरी नौकरी इंटरव्यू से पहले ही पक्की हो गई है?
या किसी ने मजाक में यह यहाँ रख दी है। उसका सिर का भारीपन और बढ़ गया। एक तरफ वो बेचैनी थी और दूसरी तरफ एक अजीब सा अपनापन जो उस डेस्क को छूते ही उसे महसूस हुआ। उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों है और यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। तभी उसके पीछे एक दबाव सा महसूस हुआ, एक ऐसी गर्म सांसें जो उसकी गर्दन की त्वचा को छू गई। इतनी पास कि मन्नत का पूरा शरीर सिहर उठा। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। घबराहट में उसके पैर अपनी ही हील्स में उलझ गए। उसका संतुलन बिगड़ा और वह पीछे की ओर गिरने ही वाली थी और वो जैसे ही फर्श से टकराती, दो मजबूत हाथों ने उसकी कमर को थाम लिया। वेदांश ने बिजली की तेजी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मन्नत ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी धड़कनों को वेदांश के सीने की धड़कनों से टकराते हुए महसूस कर रही थी। वेदांश की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। उसकी नज़रें मन्नत के उस छोटे से पसीने से भीगे चेहरे पर जमी थी। उनकी नज़दीकियाँ इतनी तेज थी कि केबिन की हवा में एक बिजली सी दौड़ गई। मन्नत की बंद पलकें काँप रही थी और वेदांश की आंखों में एक कातिलाना चमक थी। कुछ पल वक्त ठहर गया था। मन्नत को जैसे ही एहसास हुआ कि वह हवा में है, उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली और अगले ही पल उसकी नज़रें सीधे वेदांश की आंखों से जा टकराई। एक पल के लिए जैसे पूरा समय थम गया। मन्नत का दिल जो कुछ देर पहले तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, वह अचानक बेकाबू हो गया। धड़कनें इतनी तेज जैसे सीने के अंदर कोई बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो। उसकी सांसें गहरी हो गई। सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा और वेदांश वो अभी मन्नत को अपनी बाहों में थामे हुए था और मन्नत बस उसे देख रही थी, गौर से, ध्यान से, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसके होठ हल्के से खुले और बहुत धीमी आवाज़ में उसने पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ? ये शब्द जैसे सीधे जाकर वेदांश के दिल में चुभ गए। एक पल के लिए उसका दिल सच में रुक सा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जान उसे पहचान ही नहीं पाएगी। अब तक उसे यही लग रहा था कि मन्नत सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों का वो खालीपन, उसकी आवाज़ में अजनबीपन वेदांश के हर शक को तोड़ रही थी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा दिया हो। मन्नत ने फिर से पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ? इस बार उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वह खुद भी जवाब जानना चाहती हो। वेदांश ने खुद को संभाला, धीरे से उसे सीधा खड़ा किया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी मन्नत की आंखों में अटकी हुई थी। कुछ सेकंड वह बस उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी और भारी आवाज़ में बोला, आपको ऐसा लगता है? उसकी आवाज़ में सवाल कम और दर्द ज़्यादा था, जैसे वह खुद भी डर रहा हो कि अगर उसने सच कह दिया तो शायद वह उसे और खो देगा। मन्नत की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद ही अपने ख्यालों के जाल में उलझी हुई थी और वेदांश के सवाल ने उसे और झकझोर दिया था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पता नहीं, लेकिन पहली बार कोई मेरे सामने है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानती हूँ। वेदांश ने अपनी भावनाओं को एक पत्थर की तरह सख्त नकाब के पीछे छुपा लिया। उसने जानबूझकर एक अनजान और हैरान चेहरा बनाया और पूछा, पहली बार? मतलब क्या आप अपनी लाइफ में पहली बार किसी इंसान से मिल रही हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मन्नत ने मन ही मन सोचा। इन 3 सालों में मैंने चेहरे तो हजारों देखे, पर किसी को देखकर दिल की धड़कनें ऐसे नहीं बढ़ी। किसी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह मेरी रूह का हिस्सा है। पर मैं इन्हें कैसे बताऊं? अगर मैंने कह दिया कि मुझे 3 साल पहले का कुछ याद नहीं है, तो ये मुझे पागल समझकर नौकरी से निकाल देंगे। इतनी बड़ी कंपनी में मौका फिर से नहीं मिलेगा। मुझे नॉर्मल दिखना होगा। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रों को झुका लिया। सॉरी सर, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है। वेदांश ने गहरी आवाज़ में पूछा, कैसी कन्फ्यूज़न? मन्नत ने सांस लेते हुए कहा, शायद मैंने आपको कभी न्यूज़ में देखा होगा या किसी बिजनेस मैगजीन में आपकी फ़ोटो देखी होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पहचानती हूँ। वेदांश की नज़रें उस पर और गहरी हो गई। वो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, इंटरव्यू आपका होने वाला था और इंटरव्यू से ठीक पहले आप बेहोश हो गई। क्या मैं जान सकता हूँ आपके बेहोश होने का कारण? मन्नत एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, सॉरी सर,
मुझे खुद नहीं पता, बस मेरा सर अचानक भारी हो गया था। उसने अपनी आंखें झुका ली और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कब बेहोश हो गई। पर थैंक यू, आपने मुझे संभाला। उसने मुश्किल से खुद को संभाला था। फिर वो मुस्कुराकर बोली, इंटरव्यू शुरू करें सर। हाय, मेरा नाम मन्नत है। वेदांश का दिल अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसकी अपनी मन्नत उसे सर कह रही थी और अपनी पहचान एक अजनबी की तरह दे रही थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द उभरा, पर उसने तुरंत उसे कंट्रोल कर लिया। उसकी आवाज़ में एक भारीपन था जब उसने पूछा, बस मन्नत, आपका सरनेम क्या है? यह सवाल मन्नत के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजा। वो जैसे जम सी गई। सरनेम? मेरा सरनेम क्या है? उसे याद आया कि मेहता परिवार उसे सिर्फ मन्नत कहते थे, कभी किसी ने उसे कोई सरनेम नहीं दिया था। वह पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसके चेहरे पर कन्फ्यूज़न साफ दिखाई दे रहा था और सामने बैठा वेदांश उसकी हर एक प्रतिक्रिया को गहराई से पढ़ रहा था। उसने एक बार फिर शांत लेकिन दबाव भरी आवाज़ में कहा, बिना सरनेम के तो आप पैदा नहीं हुई होंगी, कुछ तो होगा। वह थोड़ा आगे झुका और बोला, वैसे भी हमारे पास आपके कोई सर्टिफिकेट नहीं थे, इसलिए हम नहीं जानते कि आपका पूरा नाम क्या है। उसकी नज़रें और भी गहरी हो गई। और जो ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा था उसमें भी आपने सरनेम नहीं लिखा था। वह हल्का सा रुककर बोला, या फिर आप अपना सरनेम लगाना ठीक नहीं समझते? ये सवाल सीधे जाकर मन्नत के दिल में लगा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, जैसे खुद को एक बार फिर मजबूर कर रही हो कुछ याद दिलाने की। लेकिन अगले ही पल वो खुद को झटकी। इस वक्त वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कुछ तो बोलना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अचानक उसे याद आया कि मेहता परिवार ने उसे कभी अपना नहीं माना, पर दुनिया को दिखाने के लिए वह उसी घर की पहचान की हिस्सा थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से आंखें खोली और खुद को संभालते हुए बोली, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उसकी आवाज़ हल्की काँप रही थी। मेरा सरनेम मेहता है, मन्नत मेहता। उसने नज़रें झुका ली। बस मुझे अपना नाम बिना सरनेम के ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना सरनेम यूज़ नहीं करती। जैसे ये शब्द उसके होठों से निकले, वेदांश का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें एकदम ठंडी पड़ गई। उसकी मुट्ठियाँ हल्के से भिज गई। उसके लिए सिर्फ एक सरनेम नहीं बल्कि एक गाली की तरह था। वह मन ही मन बुदबुदाया, मेहता, आप खुद को उस नाम से जोड़ रही है जिसने आपको सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं दिया। वेदांश का दिल अंदर ही अंदर चिख रहा था। क्यों जान, क्यों इतना अजनबी बन रही हैं? कह दो ना कि यह सब एक नाटक है। कह दीजिए कि आप मुझे तरपाने के लिए सब कर रही हैं। जान, हमारी रूहें एक दूसरे से बंधी हैं। आप अपनी यादाश्त भूल सकती हैं पर मुझे नहीं भूल सकती। हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं था कि एक हादसे में मिट जाए। फिर क्यों आप इतनी आसानी से सब कुछ छुपा रही हैं? इतना सब होने के बाद भी मेरे सामने खड़ी हैं और फिर भी मुझे नहीं पहचान रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर का प्यार अब जिद बनता जा रहा था। आप मुझे भूल ही नहीं सकती हैं, चाहे आपकी यादाश्त चली जाए, फिर भी मेरा एहसास आपके दिल से कभी नहीं जा सकता है। वेदांश के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आई जो उसके अंदर के दर्द को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन सामने खड़ी मन्नत पूरी तरह अनजान थी और यही बात वेदांश को अंदर से तोड़ भी रही थी और गुस्से से भर भी रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए हर शब्द को जैसे चबाकर कहा हो, सही कहा आपने, मेहता सर ने। वो हल्का सा रुका। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। वैसे मेहता सर ने आप पर सूट भी नहीं करता मिस मन्नत। उसकी नज़रें इस वक्त इतनी ठंडी और पैनी थी कि एक पल के लिए मन्नत का पूरा शरीर सिहर उठा। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वेदांश कुछ और कहना चाह रहा हो, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। वेदांश ने अपनी मेज की ओर कदम बढ़ाते हुए अगला सवाल किया, आपको आपकी पुरानी कंपनी से निकाल क्यों दिया? मन्नत ने अपनी आवाज़ को स्थिर करने की कोशिश की और बोली, आपको तो पता ही होगा सर, मेरे पास मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे काम पर रखने से मना कर दिया। वेदांश की नज़रें मन्नत के चेहरे पर जम गई।
उसने मन ही मन कहा, हाँ जान, मुझे पता है आपके सारे सर्टिफिकेट्स तो मेरे पास है। आपको जाना ही था तो अपनी यादें और अपनी पहचान साथ लेकर जाती। इस तरह अजनबी बनकर क्यों चली गई? उसकी आंखों में एक पल के लिए पुराना दर्द और हल्का सा गुस्सा झलक उठा। वही मन्नत मन ही मन अलग ही जंग लड़ रही थी। हे माता रानी, एक तो ऐसे ही मेरी यादें मुझे तोड़ने में लगी है। कितनी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, और ये सामने खड़ा इंसान जो मुझे बातों से ताने मार रहा है। बस एक बार कह क्या दिया कि मैं पहचानती हूँ, ये तो खुद को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। कहीं ये तो इन्हें नहीं लग रहा है कि मैं इनके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ? अरे इन्हें कौन समझाए कि मन्नत किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करती, चाहे सामने कोई राजकुमार ही क्यों ना खड़ा हो। उसने तिरछी नज़रों से वेदांश को देखा। खैर, पर्सनैलिटी तो ज़बरदस्त है, कितना अट्रैक्टिव है, पर चेहरे से तो पूरा खरूस लग रहे हैं। पता नहीं कौन सी पोस्ट पर रखेंगे। बस माता रानी करे अपनी पास वाली सीट ना दे, पर वो डेस्क तो इनके ही केबिन में लगी है। कहीं ये मुझे अपना पीए बनाकर अपने इर्द गिर्द तो नहीं रखेंगे? ना रे बाबा ना, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इनके साथ। मन्नत के चेहरे पर कभी गुस्सा, कभी डर और कभी हैरानी के भाव आ रहे थे। वह अपनी नाक सिको रही थी और होठ काट रही थी। वो भूल गई थी कि वह जिसके सामने खड़ी है वो दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। वेदांश उसके चेहरे के हर बदलते एक्सप्रेशन को पढ़ रहा था। उसे मन्नत की यह बुदबुदाने वाली आदत आज भी उतनी ही प्यारी लगी जितनी 3 साल पहले थी। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। हैरानी की बात है मिस मन्नत, बिना सर्टिफिकेट के कोई इतना काबिल कैसे हो सकता है? आपकी पुरानी कंपनी ने आपकी बहुत तारीफ की थी, तो क्या आपने बिना स्कूल कॉलेज गए ही सब कुछ सीख लिया? मन्नत ने अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ा और एक लंबी झूठी कहानी बनानी शुरू कर दी। सर, वो क्या है ना, सर्टिफिकेट तो थे पर सब गुम हो गए। असल में मेरा परिवार पहले कहीं और रहता था, फिर हम उदयपुर शिफ्ट हो गए, और जहां हम पहले रहते थे वहां भयानक बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ में मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां सब बह गए। उसने अपनी आंखों में झूठी मासूमियत लाते हुए आगे बोली। उदयपुर आने के बाद दोबारा वहां जाने का मौका ही नहीं मिला। और सर, आप तो जानते ही हैं कि स्कूल कॉलेज वाले डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए कितने चक्कर लगवाते हैं। मुझे नौकरी मिल गई थी तो मैंने भी छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि आगे जाकर लोग कागज़ के टुकड़ों को काबिलियत से बड़ा समझेंगे। वेदांश उसे एकटक देखता ही रह गया। उसके झूठ पर, उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो मन्नत देख नहीं पाई। वह मन ही मन बोला, कितनी मासूम है मेरी जान, झूठ भी मेरे सामने ही बोल रही हैं, और वो भी इतनी सफाई से। इन्हें लग रहा है कि इनकी बाढ़ वाली कहानी पर मैं यकीन कर लूँगा। वहीं मन्नत का गला सूख रहा था। वह मन ही मन वेदांश को कोसे जा रही थी। हे माता रानी, एक दिन में इतने सारे झूठ! बाप रे, इन 3 सालों में इतना झूठ नहीं बोला जितना आज इस एक इंसान के सामने बोलना पड़ रहा है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि मेरी घबराहट थम ही नहीं रही है। पर मन्नत, डरना नहीं। अब जब मुंबई तक बुलाया है तो नौकरी तो लेकर ही जाऊंगी। खाली हाथ लौटना मेरी फितरत में नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुंबई के पॉश स्पोर्ट्स क्लब के बार में सन्नाटा था, पर अंगद राठौर के दिमाग में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। शराब का नशा कम और वेदांश के प्रति नफरत का जहर ज़्यादा था। वह एक के बाद एक गिलास खाली किए जा रहा था। मेरी किस्मत भी ना, जब सोई रहती है तो उठती ही नहीं, और जब जागती है तो फिर से सो जाती है। वह दांत पिसते हुए कहा, कितनी साजिशों के बाद मैंने डोमिनियन पर कब्जा किया था, और उस वेदांश की इतनी हिम्मत, आते ही मुझसे मेरा पद छीन लिया और मुझे अल्टीमेटम देता है कि 24 घंटे में अपना गुनाह कबूल कर लूँ। बेवकूफ़, भूल रहा है कि खून का रिश्ता ना सही, पर नाम से मैं उसका बाप हूँ, और बाप बाप ही होता है। उसने गिलास को मेज पर जोर से पटका। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। आज अचानक उसने ऑफिस क्यों बंद किया? परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मेरे मुखबिरों को भी एंट्री नहीं मिली। सिर्फ शिव, मयंक और कबीर ही अंदर थे। आखिर उस केबिन के बंद दरवाजे के पीछे चल क्या रहा है? अंगद ने एक लंबी सांस ली। वह याद करने लगा कि कैसे उसने रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए थे और पूरी कंपनी उसकी मुट्ठी में थी। उसे लगा था कि वो जीत गया है, पर वेदांश की वापसी ने उसकी नींद उड़ा दी थी।
तभी बार की धुंधली रोशनी में एक साया रेंगता हुआ आया और ठीक अंगद के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अंगद चौंक कर सीधा हुआ। सामने वाला इंसान पूरी तरह काले लिबास में था। चेहरे पर नकाब था और सिर्फ उसकी ठंडी बर्फीली आंखें नजर आ रही थी। उसे देखते ही अंगद के माथे पर पसीना आ गया। तुम यहाँ? अंगद ने फुसफुसाते हुए चारों तरफ देखा। पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? नकाबपोश की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। नकाब के पीछे छिपी उसकी सातिर मुस्कान को सिर्फ वही महसूस कर सकता था। उसने बहुत ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया, चिंता मत करो अंगद, यहाँ की दीवारें भी मेरे इशारे पर नाचती है। फिलहाल तुम अपनी फिक्र करो। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। ये सुनते ही अंगद के चेहरे पर नफरत और गुस्सा भर आया। वजह तो तुम्हें मालूम ही होगी। अंगद ने गुस्से में शराब का गिलास मेज पर पटका। वेदांश राठौर जब से वापस आया है गरे मुर्दे उखाड़ने में लगा है। उसके दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। नकाबपोश ने एक धीमी और गहरी हंसी हंसते हुए कहा, तो चलने दो। वो जिस रास्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है मैंने वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अंगद की आंखों में एक पल के लिए शक चमका। मतलब? नकाबपोश की आंखें चमकी। मतलब तुम जानते हो वो कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा और जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा उसका दिमाग काम नहीं करेगा। वह और करीब झुका। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट में बदल गई। वेदांश राठौर की जिंदगी और उसकी सांसें दोनों एक ही वजह से चलती थी, मन्नत। अंगद एक पल के लिए चुप हो गया। नकाबपोश ने धीमे से कहा, और हमने मन्नत का वजूद ही छीन लिया। एक खामोशी छा गई। अब वो कहाँ है, किस हालत में है, यह कोई नहीं जानता। हालांकि हमारा प्लान कुछ और था। उसे जहाँ पहुँचना चाहिए था उससे पहले ही वो हमारे हाथों से निकल गई। हर वक्त उसकी किस्मत उसे बचा लेती है। अंगद की पकड़ गिलास पर और भी मजबूत हो गई। और अगर वो वापस आ भी गई तो? नकाबपोश की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। तब भी वेदांश को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसने उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो उसे एक पागल लड़की मिलेगी जो उसे और भी तोड़ देगी। वो जीते जी मर जाएगा। अंगद की सांसें भारी हो गई। नकाबपोश पीछे टिक गया। इसलिए 3 साल बाद भी उसके लौटने का कोई फायदा नहीं है। तुम बस वही करते रहो जो अब तक करते आए हो। कंपनी से धीरे धीरे पैसे निकालो और हमारे मिस्टर एक्स को ट्रांसफ़र करते रहो। अंगद ने सिर उठाकर उसे घूरा। मिस्टर एक्स आखिर है कौन जिसका तुम इतने गुणगान गाते रहते हो? नकाबपोश हल्का सा हंसा। जब समय आएगा खुद सामने वो आएंगे। फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाते जाते कदम उसने रोक दिए और धीरे से अपना सिर मोड़ा और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अंगद की आंखों में धंस गई। और हाँ, अंगद राठौर, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन अंदर तक काटने वाली, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए कोई चालाकी मत करना, वरना अंजाम तुम जानते हो। अंगद का गला सूख गया। नकाबपोश थोड़ा झुका। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। जब हम वेदांश राठौर जैसे शेर को पिंजरे में डाल सकते हैं तो तुम तो किसी खेत की मूली भी नहीं हो। तुम्हें उखाड़ने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। अंगद के गले में जैसे थूक सूख गया। उसने डर को छुपाते हुए एक फीकी मुस्कान दी। देखो, मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वैसे इस नकाब के पीछे तुम कौन हो मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। मैं वही कर रहा हूँ जो तय हुआ था, लेकिन अब कंपनी से पैसे निकालना इतना आसान नहीं होगा। वेदांश खुद हर रिपोर्ट चेक कर रहा है। उसकी चिंता तुम मत करो, नकाबपोश ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम बस अपना काम करो और हाँ, उस कबीर और मयंक पर कड़ी नज़र रखो। अंगद ने शराब का घूंट भरा और फुसफुसाया, असली खेल सिर्फ कंपनी के पैसे नहीं हैं। हमें उस पावर की पकड़ चाहिए जो वेदांश को पूरी दुनिया में शक्तिशाली बनाती है। वह लीगल हथियार सप्लाई का बिजनेस जो वो हर सरकारों को और पूरे वर्ल्ड में डिलीवरी करता है। उसकी ताकत के दम पर वह आज इतना बड़ा आदमी है
और उस बिजनेस की चाबी कबीर और मयंक के पास है। वो दोनों 3 साल से सांप की तरह उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। वो बहुत चालाक है, उन्हें रास्ते से हटाना मुश्किल होगा। नकाबपोश कुछ पल के लिए खामोश रहा, पर उसकी आंखों की चमक और भी जहरीली हो गई। सब होगा अंगद, वक्त के साथ सब होगा, उसने भारी आवाज में कहा। कबीर और मयंक को रास्ते से कैसे हटाना है यह हमारे मिस्टर एक्स देख लेंगे। वेदांश की एक ताकत मन्नत तो हमने पहले ही छीन लिया है। अब उसके ये 3 वफादार कबीर, मयंक और शिव बचे हैं। हमें इनके साथ भी कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि राजा अकेला पड़ जाए, और जब राजा अकेला होगा तब वार सीधे उसके सीने के पार होगा। कुछ पल बाद नकाबपोश के जाते ही अंगद के चेहरे से डर का मुखौटा उतर गया और उसकी जगह एक सातिर कातिलाना मुस्कान ने ले ली। उसने शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। बेवकूफ़, वह नकाबपोश की खाली कुर्सी को देखकर बुदबुदाया। इसे लगता है कि मैं इसकी धमकियों से डरता हूँ। राठौर एंटरप्राइजेज सिर्फ मेरा है और उस पर अपना हक जताने के लिए, उसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अंगद की आंखों में लालच और सत्ता की भूख साफ दिख रही थी। फिलहाल मुझे इसकी इन बातों को मानना ही होगा, क्योंकि मुझे उन रास्तों की ज़रूरत है जो इसके पास है। पर जैसे ही मौका मिला पूरा साम्राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। वह लीगल हथियारों का बिजनेस, वो ताकत, वो रुतबा, सब मेरा होगा। उसने एक और गिलास भरा और उसे हवा में लहराया जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। वह वेदांश खुद को बहुत चालाक समझता है, पर वह भूल गया है कि उसके आसपास मैंने और इन लोगों ने मिलकर इतने जाल बुन दिए हैं कि जिन्हें इस बार वह चाह कर भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार वह इन्हीं जालों में छटपटा कर मरेगा और मैं अपनी आंखों से उसे घुटने टेकते और दम तोड़ते देखना चाहता हूँ। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए शराब पी। वही वेदांश अपनी कुर्सी से उठा। उसकी हर हरकत में एक ऐसा दबदबा था कि मन्नत तुरंत सतर्क हो गई। वो सीधे कदमों से चलकर उसके पास आया और मन्नत की रिवॉल्विंग चेयर को अपनी तरफ घुमा दिया। अब दोनों की नज़रें एक दूसरे के बिल्कुल सामने थी। वेदांश उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, ऐसा क्यों लग रहा है मिस मन्नत कि आप कहानियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसका गला सूखने लगा और वो सफाई देने के लिए जैसे ही अपने होठ खोलने वाली थी, वेदांश ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी। वक्त जैसे ठहर गया। जैसे ही वेदांश के स्पर्श ने मन्नत के होठों को छुआ, उसके पूरे शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई। वो बर्फ की तरह जम गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल एक बार फिर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगा। वेदांश उसके चेहरे की तरफ थोड़ा और झुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या मैं आपको बेवकूफ़ लग रहा हूँ? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आपको पता भी है कि इस वक्त आप कहाँ खड़ी हैं? मन्नत ने घबराकर अपनी पलकें झटकाई और सिर हिलाकर हाँ कहना चाहा, लेकिन सच तो यह था कि उसे कुछ नहीं मालूम था। वह तो फूलों में इतनी खोई थी कि उसने कंपनी का नाम तक नहीं पढ़ा था। उसे बस इतना पता था कि उसे ग्लोबल कंपनी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। वेदांश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था ना कि आपने मुझे न्यूज़ और मैगजीन्स में देखी हैं। तो चलिए मेरा नाम बताइए, क्या नाम है मेरा? यह सुनते ही मन्नत की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। उसने तो बस खुद को बचाने के लिए वो झूठ बोला था। उसे क्या पता था कि जिस वेदांश राठौर के सामने वो खड़ी है, वो दुनिया के सामने हमेशा नकाब या मास्क लगाकर आता था। उसे किसी ने नहीं देखा था, तो मन्नत उसे न्यूज़ में कैसे देख सकती थी? उसके होठ सूखने लगे और वह बस पागलों की तरह सोचने लगी, हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता। अगर अब नाम नहीं बताया तो ये समझेंगे कि मैंने झूठ बोला है और मेरी नौकरी गई। वही वेदांश, जो उसके चेहरे के हर बदलते भाव को देख रहा था, मन ही मन मुस्कुराया। अब फंसी मेरी जान, अब देखता हूँ कि क्या बहाना बनाती हैं। मन्नत के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकने लगी थी। एक तो वेदांश का वो चुंबकीय खिंचाव और उसकी नज़दीकी, ऊपर से उसके तीखे सवाल। मन्नत को लग रहा था जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। कहीं जाकर वो अपना सिर पिट ले कि वो कहाँ फंस गई है। जब वेदांश ने अपनी उंगली नहीं हटाई तो मन्नत ने अपनी आंखों से इशारा किया
और अपनी उंगलियों से उसकी उंगली को हटाने का संकेत देते हुए फुसफुसाकर बोली, पहले अपनी ये उंगली हटाइए सर, तभी तो मेरे होठों से कुछ शब्द निकलेंगे। वेदांश ने अपनी भव्य हल्की सी सिकोरी, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मन्नत ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। वहीं वेदांश के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। वह एक बार फिर गहरी आवाज में पूछा, तो बताइए मिस मन्नत, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आई हैं, उस कंपनी का ओनर का नाम क्या है? यह सुनते ही एक बार फिर मन्नत के माथे पर पसीने आ गए थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या मन्नत वेदांश का नाम बता पाएगी या फिर उसका एक छोटा सा झूठ उसकी नौकरी छीन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेदांश को अब यकीन हो जाएगा कि मन्नत सच में उसे भूल चुकी है, या फिर वो अभी भी इसे एक एक्टिंग समझ रहा है? और वही नकाबपोश और मिस्टर एक्स कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं? अगला पार्ट होने वाला है और भी ज़्यादा खतरनाक और इमोशनल। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर चीज़ में ट्विस्ट ढूंढते रहते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर आप मन्नत की जगह होते तो क्या जवाब देते। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।